ओशो, एक ऐसा नाम जो 70s और 80s में लाखों लोगों के लिए कह सकते हैं एक तरह से आध्यात्मिक आज़ादी का दूसरा नाम बन गया था। पर यही नाम दुनिया की कई सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन गया। इतना बड़ा कि उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो चलिए इसी विरोधाभास की कहानी को समझते हैं। ये जो नंबर है 21, ये उनकी जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। हाँ, ये वो संख्या है उन डेमोक्रेसीज की जिन्होंने ओशो को या तो अपने देश से निकाल दिया या फिर घुसने ही नहीं दिया। सोचिए, 1980s के बीच में ओशो एक तरह से पूरी दुनिया में अवांछित हो गए थे। उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक आध्यात्मिक गुरु, एक स्पिरिचुअल आइकन दुनिया भर में इस तरह से बहिष्कृत कैसे हो गया? अब देखिए, ये जो पूरी दुनिया में हुआ उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा उनके अपने देश भारत, क्योंकि ये सारी कहानी, ये सारे विवाद असल में यहीं से शुरू हुए थे। यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ओशो भारत में एक पारंपरिक गुरु की जो छवि होती है उससे कितने बिल्कुल ही अलग थे। मतलब एक तरफ देखिए पारंपरिक गुरु हैं जो तपस्या और सादगी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है ओशो जिनके पास रॉल्स रॉयसेस का पूरा काफिला था। एक तरफ सामाजिक सद्भाव की बात है तो दूसरी तरफ ओशो के लिए सबसे जरूरी थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो हुआ ये कि उनकी जो टीचिंग्स थीं वो उस समय के युवाओं के लिए तो एक ताज़ी हवा की तरह थी, जो सामाजिक बंधनों से परेशान हो चुके थे। लेकिन उनकी बातें थी भी बहुत अनकन्वेंशनल। फ्री लव यानी मुक्त प्रेम जैसे विचारों ने तो सीधे सीधे कंजर्वेटिव समाज को नाराज कर दिया। फिर उनकी वो आलीशान लाइफस्टाइल, उनके फॉलोअर्स के लिए तो वो स्पिरिचुअल और मटीरियल दुनिया का मेल थी, पर बाकियों को लगा कि ये तो तपस्या का मजाक उड़ा रहे हैं। ऊपर से उन्होंने समाज के बने बनाए ढांचों और सत्ता पर सीधे सवार उठाए, और फिर सरकार से भी टकराव शुरू हो गया जब उन पर टैक्स इवेजन जैसे इल्जाम लगे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ओशो ने खुद इस रिजेक्शन को कभी अपनी नाकामी नहीं माना। वो कहते थे कि ये तो होना ही था। उनके हिसाब से ये उनकी रेवोल्यूशनरी टीचिंग्स का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था। उनका मानना था कि सच हमेशा एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को चैलेंज करता है, और इसीलिए सच बोलने वाले को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो विवाद भारत में शुरू हुए थे, अब वो ग्लोबल स्टेज पर पहुंचने वाले थे, और ये सब हुआ उनके उस दौर में जिसे उनके फॉलोअर्स वर्ल्ड टूर कहते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि नवंबर 1985 में वो भारत लौटे, पर जल्द ही उनके फॉरेन स्टाफ के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए, और यहीं से शुरू हुआ एक देश से दूसरे देश भटकाए जाने का सिलसिला। फरवरी 1986 में वो ग्रीस गए तो वहां ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मार्च आते आते उन्हें ग्रीस में अरेस्ट कर लिया गया, और फिर तो जैसे लाइन ही लग गई। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड सब ने एंट्री देने से मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब जून में उरुग्वे ने भी उन्हें देश छोड़ने को कह दिया, और कहा जाता है कि ऐसा अमेरिकी सरकार के दबाव में हुआ था। तो ये सब बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले ग्रीस, जहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। फिर स्विट्जरलैंड, जहां उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका देश में स्वागत नहीं है। और फिर इंग्लैंड, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया। कुछ ही हफ्तों में तस्वीर बिल्कुल साफ थी, दुनिया में जैसे उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन बाहर ये सब जो चल रहा था उसके ठीक उलट उनके फॉलोअर्स का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो इसे एक स्पिरिचुअल टेस्ट की तरह देख रहे थे, जिसे ओशो उनके मुताबिक बड़ी शांति और हंसी के साथ पार कर रहे थे। वैसे ये समझना जरूरी है कि जो निर्वासन या बैनिशमेंट होता है, ये कितनी बड़ी सजा है। ये एक तरह से अल्टीमेट रिजेक्शन है, एक ऐसी सजा जिसमें किसी को बिना ट्रायल के, बिना सुनवाई के समाज से ही बाहर निकाल दिया जाता है, हमेशा के लिए। कई लोग तो इसे जेल से भी बदतर सजा मानते हैं। तो अब आते हैं उनकी लेगेसी पर, जो अपने आप में एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास, कि कैसे एक इंसान जिसे अपने समय में दुनिया भर की सरकारों ने नकार दिया, उसका असर आज भी लगातार बढ़ रहा है। जरा इस फर्क को देखिए। तब यानी 1980s में थे सिर्फ विवाद ही विवाद, और आज है एक स्थायी प्रभाव। तब था ग्लोबल बैनिशमेंट, और आज हैं ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर्स। तब थी ऑफिशियल रिजेक्शन, और आज की यंग जनरेशन में उनके लिए एक नई दिलचस्पी दिख रही है। तो सवाल वहीं का वहीं है, आखिर ओशो कौन थे? एक धोखेबाज या एक दूरदर्शी?
एक सताए हुए मिस्टिक या एक मास्टर मैनिपुलेटर? शायद यही उनकी विरासत है कि वो आज भी इन सवालों के बीच जिंदा हैं, और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।